Everyone, good afternoon everyone, student. Welcome you all on the Ashoka Online YouTube प्लेटफॉर्म चैनल। मित्रों, और जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वर्ब उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ब के एप्लीकेशन पे। तो वर्ब के एप्लीकेशन आपको किस टॉपिक पे मिलते हैं, तो आपको मैं बता दूं वर्ब का एप्लीकेशन टोटली आपको दिखेगा आपको टेंस में मिलता है। ओके, तो आइए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पूरा टेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें टेंस की, तो टेंस के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टेंस और टाइम में अंतर। क्योंकि जब कभी भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है, और टाइम का मतलब इस समय से रिलेटेड होता है, काल से रिलेटेड होता है। सो अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। जैसे कि टेंस जो होता है वो स्पेशली ये बताता है कि कोई भी कार्य की पीरियड क्या है, ठीक है, मीन्स किस अवधि में किया गया है वो काम, क्या वो प्रेजेंट में किया गया है या वो पास्ट की बात कर रहा है या आने वाले टाइम की बात कर रहा है। तो जो वर्ड्स इसका अध्ययन कराते हैं उसी को हम बोलते हैं टेंस कहते हैं। ओके, टाइम की बात कहा जाए तो टाइम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ एन एक्शन ऑफ अ वर्ब, मतलब किसी भी काम को करने का एक पॉइंट, फिक्स टाइम की अगर जब हम बात करने लगते हैं तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे जो होता है वो टाइम हो जाता है। ओके स्टूडेंट, मीन्स यहाँ पे अगर हम बोलें टेंस की बात करें तो क्या बोलेंगे इसमें, अवार्ड, which tells about period of a verb, ठीक है। पीरियड ऑफ वर्ब क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, लाइक डिट प्रेजेंट हो सकता है, या पास्ट में भी वर्ब हो सकता है, या ये किस में हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या कहलाता है, टेंस होता है। लेकिन जब कभी भी हम बात करते हैं टाइम का, तो टाइम क्या कहता है, यह हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ क्या एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कह सकते हैं अवार्ड which tells the exact point of time of an action। एग्जैक्ट। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज स्टूडेंट, कि यहाँ टेंस और टाइम में अंतर है। अंतर क्या है कि यह हमेशा ये बताता है कि कोई भी वर्ब किस अवधि में किया गया, प्रेजेंट में किया गया, पास्ट में किया गया या फिर फ्यूचर में किया गया, तो इसको हम टेंस कहेंगे। लेकिन जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम एक ऐसा वर्ड्स होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी कार्य का एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो टाइम क्या हो रहा है, अभी इसमें 12:15 हो गए स्टूडेंट। हो गए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर ये टाइम मैंने बोल दिया आपको कि 12:15 हो रहे हैं, इट मीन्स डैट ये मैं क्या बोला, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। तो ये जो पढ़ाने का जो काम मैं कर रहा हूँ इसका एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए टाइम ये कहलाएगा। और किस समय में पढ़ा रहा हूँ, तो अभी वर्तमान में जो टाइम चला है इसको वर्तमान कहते हैं, जो बीता हुआ टाइम है वो पास्ट कहते हैं, जो आने वाला टाइम है उसको फ्यूचर कहते हैं। तो अभी इस अवधि में हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, हमारा टेंस कहला जाएगा। ओके, तो इसमें मैं प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अब अगला हम जो बात करेंगे वो टेंस के क्लासिफिकेशन पे हम बात करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला अगर हम टेंस के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, टेंस को क्लासीफाई हम कितने पार्ट में करेंगे। तो टेंस के जैसे सब लोग जानते हैं, पहले से भी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं जिसमें आपको मिलेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए उसको हम बात करते हैं उस पर। अगर हम इस टेंस की बात करें तो हमें 3 चीज़ें दिखती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है सबसे फर्स्ट जो है वो आपका है प्रेजेंट,
प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं। सेकेंड आपका जो आता है इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। अगला हम बात करें यहाँ पे तीसरा जो आता है इसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट, अगर हम फर्दर अगर इसकी बात करें इस प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस का आपका 4 क्लास होता है। फर्दर इसको प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, जिसका नाम है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका जो आएगा थर्ड, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसी तरह से इस पास्ट की बात करें तो इसके भी 4 क्लास होंगे आपको फर्दर। इसमें प्रेजेंट के 4 मिलेंगे, पास्ट के भी आपको 4 मिलते हैं, जिसमें पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बी आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सी की अगर हम बात करें तो ऐसे होता है, इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा, अगले को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट, इसी क्रम में अगर हम फ्यूचर को अगर क्लासिफाई करें तो फ्यूचर के भी हमारे कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। ए जिसमें पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बी आपको मिलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सी की बात करें तो मिलेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट अगर हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। ओके, सो स्टूडेंट, इस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने इस टेंस का पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक के 4 हुए, 3 टेंस हैं, तो टोटल मिला के आपका 3 × 4 अगर किया जाए तो कितने टेंस हो गए? 12 टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। 12 टेंस की अगर बात करें यहाँ पे तो कौन कौन से हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके यूपी टेट के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। और आपको इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा। पेपर सेटर या तो आपसे पूछ सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल बताइए अफर्मेटिव का। आपसे ये पूछ सकता है इसमें वर्ब फॉर्म क्या लिखा जाता है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो मैंने लेक्सिकल वर्ब के बारे में ऑलरेडी मैंने वर्ब में बता चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्राइमरी वर्ब या फिर आपको
कह सकते हैं इसमें कि यू कैन से दैट मॉडल भी जब पढ़ाएंगे तो भी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की ही तरह काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस सभी टेंस में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम कवर कर लेंगे, जो कि मैं वर्ब में नहीं बताया था। मैंने बोला था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एप्लीकेशन पूरा हम किस में बताएंगे, टेंस में। तो पूरी चीज़ें मैं यहीं पे डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, ठीक है। तो आपसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी पूछ सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, मुख्य क्रिया क्या लगती है, उसका कौन सा फॉर्म लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन टेंस से बनते हैं और प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन यूपी टेट में इंपॉर्टेंट है कि आना है, मैंडेटरी है कि एकदम आएगा ही। इसलिए आप लोग टेंस को केयरफुली पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टार्ट मैं करूँगा वो होगा आपका प्रेजेंट एंड अपने टेंस से। ओके, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया, उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। सबसे पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। फर्स्ट इसमें जो है प्रेजेंट का सबसे पहला जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में आपसे पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम बच्चों को जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जिस किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया हो, ता है, ती है, ते है या ताहू आता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट, लेकिन अभी यूपी टेट वाले ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको दे देंगे वर्ब दे देंगे प्लस ता है, ती है, ते है, ताहू, बताइए किस टेंस का पहचान। तो पहचान इससे हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो पहचान हम करेंगे आपके पेपर में जो बनता है वो फार्मूला से बनता है, रूल से बनता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जो, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी मैं टेंस बताऊँगा ना, प्रत्येक टेंस में अगर एक सेंटेंस मैंने कहा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ता हूँ, देखिए तो क्रिया थी, वाक्य के अंत में एक क्रिया है पढ़ाना और लास्ट में क्या है, ता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यह एक प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है और एक सेंटेंस के 6 वाक्य बन सकते हैं, प्रत्येक टेंस में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे उसका अफर्मेटिव बन सकता है, निगेटिव बन सकता है, इंट्रोगेटिव में 2 बनेंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन वर्ड बनेंगे। इसी तरह से आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी एस या नो टाइप और क्या बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक टेंस के प्रत्येक वाक्य के 6 सेंटेंस बन सकते हैं। असल 6 से 6 रिलेटेड आपको रूल याद करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप समझ गए तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहला जो टाइप है इसमें जिसके बारे में हम बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट एंड डेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस जो आता है जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो अगर इसकी हम बात करें, इसमें इसके रूल की बात करें तो रूल ही आपसे इम्पोर्टेंट है, रूल पूछा जाएगा और आपसे पेपर सेटर आपसे रूल ही पूछेगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा रूल जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसमें होता है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है। इस सब्जेक्ट के बाद ध्यान देने की बात है, क्रिया का 2 रूप इसमें प्रयोग किया जाएगा, एक किया जाएगा V1 या एक इसमें किया जाएगा V5, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर जिन लोगों को ये नहीं पता है कि V1 और V5 को क्या बोलते हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, या तो वर्ब हो और उसके अंत में क्या लगा हो, यस और यस लगा हो। ये भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि VS जिसमें लगता है इसी को क्या बोलते हैं हम, आपका फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। V1 आपको पता ही है। तो इस कंडीशन में V5 को हम इस कंडीशन में लिखते हैं जिसमें यस लगाओ, यस लगाओ, ठीक है। अगला जो इसकी बात करता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के बाद आपका नेक्स्ट जो होता है वो होता है अदर वर्ड आता है। स्टूडेंट, ये हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कुछ चीज़ों, अब अगली जो नोट पॉइंट इसमें है, कुछ नोट पॉइंट उसको कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। और स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि
इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस में ध्यान देने की बात है स्टूडेंट कि दो चीज़ें आपका सब्जेक्ट का काम कर सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगली बातें अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कुछ दो नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी दो होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बस थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं, देयर और इट, मैंने कहा कि आप क्या बोला आपको, देयर और इट। कभी आप देखे भी होंगे कि किसी सेंटेंस में जहाँ पे स्टार्टिंग किससे हुआ हो, देयर से, या फिर किससे स्टार्ट हुआ, इट से स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर आपने बोला है क्या कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में दो ही हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे तो आपका देयर दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूं, इन्हीं दोनों को हम एक नाम देते हैं और उस नाम को क्या कहते हैं, तो आइए मैं बताता हूं। इन दोनों को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या मैंने बोला? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट स्टूडेंट। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह कहीं ना कहीं किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब कभी भी देयर का और इट का प्रयोग करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ये इंट्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जैसे आपको बोलना हो कि मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो आपने अपने क्लास का इंट्रोडक्शन दिया है, तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे? देयर। तो बोलेंगे देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ओके, अगर आपको बताना हो टाइम के लिए कि 12 बजे हैं, क्या बोलते हो? इट्स 12 o'clock। मतलब आपने टाइम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो व्हेनेवर जब हमें इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा अगर पूछा जाए प्रेजेंट एंड डेफिनिट सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो दो हो सकता है, वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन हो। ओके स्टूडेंट, अगली चीज़ें हमें ये बताने की जरूरत भी आपको नहीं है कि नाउन के दो होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। ओके, फिर मैंने बताया था प्रोनाउन में भी बताया था। प्रोनाउन में भी जितने मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात किया था, उसमें भी मैंने बताया था आपसे कि कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। आइए मैं इसी के बारे में नोट में लिखना चाहता हूँ। स्टूडेंट नोट क्या कहता है? नोट पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इस नोट पॉइंट को आप समझ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहला नोट पॉइंट ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, वैसे वर्ब में तो एक्स बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, तो इसको छोड़िए, यहाँ तक बस याद कीजिए आप लोग। यदि सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो और वर्ब के अंत में इसमें से कोई लेटर हो तो वर्ब के अंत में ईएस जोड़ते हैं, अन्यथा सिर्फ यस जोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ये पहला नोट पॉइंट हो गया। इस नोट पॉइंट को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, पहला नोट पॉइंट ये कहता है कि इस अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में देखिए यदि कह रहा है कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ और इसके बाद आने वाला इस वर्ब में ध्यान दीजिएगा, वर्ब के अंत में अगर इसमें से कोई भी लेटर आपको दिखाई देता है तो ध्यान दीजिएगा हमेशा उस कंडीशन में क्रिया के अंत में हमेशा हम क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। अन्यथा वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और क्रिया के अंत में इसमें से कोई भी लेटर न आए तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे? वहाँ पे यस जोड़ेंगे। ये पहला स्टार पॉइंट हुआ। दूसरा स्टार पॉइंट ये हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात यह है, यदि
सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के अंत में यस/ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे इजी कॉन्सेप्ट नहीं कहीं आपको मिलेगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं अगर ये चीज़ें आपने समझ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस टेंस में। तो सबसे पहला आपको क्या याद रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या पांचवा फॉर्म लगेगा या ऑब्जेक्ट उसके बाद लगेगा, उसके बाद क्या लगता है अदर वर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि इस की पॉइंट को अगर आप याद करेंगे तभी इसको सही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, क्रिया के अंत में इसमें से कोई लेटर आया तो हमें क्या करना है, वर्ब के अंत में यस जोड़ना है। और उसके अलावा अगर इन लेटर के अलावा भी कोई लेटर हो तो सिर्फ हम यस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो, तो उस कंडीशन में यस का प्रयोग नहीं करते। अब उम्मीद ये मैं कहता हूँ कि यदि हमारे नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो ये चीज़ें क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। और एक चीज़ आप स्वयं बताइए, प्रोनाउन में कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन है जिसको मैंने प्लूरल बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उस समय बताया था मैं जब प्रोनाउन पढ़ा रहा था। तो वहाँ मैंने बताया था आई, वी, यू, दे, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्लूरल। तो ध्यान दीजिएगा, आई, वी, दे, यू अगर कहीं भी आते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो आइए मैं एक बार लिख दूं, नहीं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता चल पा रहा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई, वी, यू और दे होंगे, ध्यान दीजिएगा। और इन सभी के अलावा भी क्या हो सकता है, प्लूरल नाउन हो सकता है। अब प्लूरल नाउन क्या हो गए, जो नाउन की हमेशा प्लूरल में होंगे, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, आर्मीज, ठीक है, जो दिखने में आपको क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उन सभी को प्लूरल नाउन के अंतर्गत लेते हैं। सिंगुलर में अगर हम बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो मैं पहले भी आप लोगों को बता दिया था प्रोनाउन के केस में। ये ध्यान दीजिएगा, ही अगर हो कहीं पे, शी हो, इट हो, या फिर कहीं कोई नेम हो, सिंगुलर नेम हो, क्या मैंने कहा, या सिंगुलर नाउन हो, तो ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट को इन सभी को अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट इनको मानते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन बनाना चाहता हूं आपके लिए, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको देखिए। तो एक बार इसको पुनः आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए तो आइए हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का जैसे मैंने लिखा, सी पहला क्वेश्चन, और आपको ऑप्शन मैंने दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन टीच, बी ऑप्शन मैंने दे दिया टीचेज, सी ऑप्शन दे दिया आपको टॉट, ओके। और अगला ध्यान दीजिएगा, मैंने, ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक और लिखा आपको, एक और वर्ब ले लीजिए इसमें से, या मैंने कहा बोथ ए एंड बी, ओके स्टूडेंट। सो ध्यान दीजिए, ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकेंड अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, तो सेकेंड भी मैं लेना चाहूँगा। सेंटेंस मैंने लिखा, दे फिल इन द ब्लैंक मी टू हेल्प द पुअर। ऑप्शंस क्या हैं, फर्स्ट
आस्क्ड, बी आस्क्ड, सी आस्किंग और डी नन। एक सेंटेंस और मैं लेता हूँ, यहाँ ध्यान देने की बात यह है, सोहन his father for money। ठीक है, और मैंने यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया, आस्क, बी आस्क्ड, सी आस्किंग और डी इज आस्किंग। आइए स्टूडेंट, तो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्वेश्चन ले लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अब बस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद कीजिएगा स्टूडेंट। ओके, अगर हम बात करें इसमें पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या है कि सी मी इंग्लिश, कि वह मुझे, ऑप्शन से क्या हुआ, पढ़ाने का काम करी, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉमन सेंस ये है कि आप स्वयं अब चेक करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम पढ़े क्या है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को चेक करेंगे, बोलिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर है, अभी जस्ट मैं बताया हूँ। तो जब ये सिंगुलर है तब अगला मेरा काम क्या है, इससे पता चला कि टीच है, इसमें क्रिया, लेकिन टीच में ही कौन सा रूप होगा ये मुझे नहीं पता है, तो कैसे हम पता लगाएंगे को ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, क्रिया क्या है, टीच। तो अभी पहला नोट में क्या लिखवाया है मैंने कि यदि क्रिया हो, ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, और क्रिया के अंत में एस, डबल एस, एस एच या सी एच हो, तो क्या करेंगे, क्रिया के अंत में क्या जोड़ेंगे, ई एस। तो इसमें आप स्वयं बताइए ना, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन ए वाला होगा। तो चलिए, तो ध्यान दीजिए, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें सही। तो सी टीचेज मी इंग्लिश। अगला यहाँ ध्यान दीजिएगा, दे फिल इन द ब्लैंक मी टू हेल्प द पुअर। तो यहाँ वे सब मुझे गरीबों का मदद करने के लिए कहते हैं, वे सब के यहाँ दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ सब्जेक्ट अब चेक कीजिए क्या है हमारा, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है, मैंने सेकंड नोट में क्या लिखवाया है कि यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ वहां पे कौन सा प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो स्वयं बताइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कौन सा है। तो ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे जो ऑप्शन मैं लिया हूँ कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं कोई होगा, देखिए ये कौन सा फॉर्म हो जा रहा, V5 हो जा रहा। तो जिसमें यस या यस लगता है उसको पांचवा फॉर्म बोलते हैं, जबकि हमें जरूरत किसकी थी, आस्क की जरूरी थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो क्या होता, आस्क होता है, क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसीलिए अब यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन हो जाएगा। स्टूडेंट अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि सोहन फिल इन द ब्लैंक हिज फादर फॉर मनी। सोहन अपने पिताजी से पैसा मांगता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये सोहन क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। तुरंत आप जाइए पहले वाले नोट पॉइंट में। तो सोहन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। क्रिया को चेक कीजिए, क्रिया में क्या आया, ए एस के। तो पहले रूल को याद कीजिए, मैं क्या बोला, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ और क्रिया के अंत में यस, डबल एस, एस एच या सी एच न हो लास्ट लेटर, तो सिर्फ उसके अंत में क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या सिर्फ यस छूटेगा, बोलिए यस। तो इसलिए आंसर हमारा जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बी होगा। सो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। अगला एक छोटा सा की पॉइंट में लिखना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो नोट पॉइंट है इसको की पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल ये है की पॉइंट में, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज, ऑफन, यूजली, डेली,
एवरी डे, जैसे सब आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आपको मिल जाए, शब्द मिले, तो ध्यान दीजिएगा उसमें हमेशा हमेशा उसको प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें इसकी एग्जाम्पल के साथ, और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट हमेशा कितने चीज़ों की बात करता है। यदि किसी भी सेंटेंस में, एक और की पॉइंट है, यदि किसी भी सेंटेंस में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि ऐसा चीज़ जो कि बदले ना, हमेशा क्या हो, सही होती है। जैसे मैंने कहा सूरज पूरब में उगता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, कभी बदला नहीं जा सकता। इसी तरह से अगर हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन भी है, हैबिचुअल एक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी हमेशा किस में लिखने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने कहा द सन। अब ये बताइए यहाँ क्या होगा, राइज होगा कि राइजेस। सन हमारा सिंगुलर है तो राइज हो गया वर्ब, तो क्रिया में क्या जुटेगा, सिर्फ यस जुटेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह से मैंने कहा द डॉग बार्क। अब देखिए डॉग क्या सिंगुलर हो गया, क्रिया के अंत में यस, डबल यस, एस एच सी एच नहीं आया, तो सिर्फ यहाँ क्या जुटेगा, यस। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। जो कुत्ते होते हैं वो अजनबी पे क्या कहते हैं, भौंकते हैं, तो ये इसका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी यूनिवर्सल फैक्ट हो या हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर यहाँ पे एक और आता है डेली रूटीन के केस में, ध्यान दीजिएगा डेली रूटीन की अगर आप बात करेंगे तो उस कंडीशन में भी ऐसे सभी सेंटेंस को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ही लिखा था। जैसे आपने कहा कि मैं प्रतिदिन 7 बजे उठता हूँ सुबह में, तो कैसे बोलेंगे, इसको प्रेजेंट एंड डेफिनिट में लिखिएगा हमेशा, क्योंकि डेली रूटीन जितने भी होते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही होते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा आई गेट, अब बताइए इसमें क्या यस है, यस लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए नहीं लगेगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, डेली या एवरी डे, ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगला की पॉइंट, जैसे कि एक ये वाला सेंटेंस मैंने बोला ऑलवेज, ऑफन और यूजुअली, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा स्टार पॉइंट में, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, माई फादर ऑलवेज वॉक्स इन द गार्डन। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जब सेंटेंस में ऑलवेज आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट होना चाहिए, और जब प्रेजेंट एंड डेफिनिट होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वाक के साथ हमने यस लगा दिया है, यहाँ पे 5वां फॉर्म हो गया। ओके, तो यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली को हमेशा, इन तीनों को हमेशा मुख्य क्रिया के पहले लिखिएगा। एवरी डे और डेली को हमेशा मुख्य क्रिया के अंत में लिखा था, यानी ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो यही मैं बताना चाहता था, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी हमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन को, तो हमेशा उसको प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं कंटिन्यू करूँगा इसके नेगेटिव से, ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं, उन सभी के बारे में हम कल बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।